तलाक ले रहा हूं तुमसे। फ्लैट बेच दिया है। अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेना। उस रात लखनऊ की सर्द हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली तो फोन पर राजवेंद्र की आवाज सुनकर मुझे लगा जैसे कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसकी हंसी ने सब साफ कर दिया। वो हंस रहा था, ठंडे बेरहम अंदाज में। सुनीता, सुन रही हो? उसने फिर कहा। मैंने फ्लैट बेच दिया है। प्रिया और मुझे पैसों की जरूरत है। वो छोटी सी जगह में नहीं रह सकती। तुम समझदार हो, अपने लिए कोई रास्ता निकाल लोगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। 6 साल की शादी और ये आदमी। मैंने गहरी सांस ली। उसे मेरा टूटना नहीं दिखाना था। मैंने दीवार का सहारा लिया और अपनी आवाज को बिल्कुल सामान्य रखा। तो तुमने फ्लैट बेच दिया? मैंने पूछा। हाँ, राजवेंद्र ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। प्रिया इसकी हकदार है। हम नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। तुम्हें पता है, कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। पुरानी चीजें। मैं पुरानी चीज थी उसके लिए। वो नाम प्रिया सुनकर मेरे सीने में आग भड़क उठी। पिछले कई महीनों से मुझे शक था कि कोई और है। उसके देर रात आने के बहाने, अचानक शुरू हुई दफ्तर की यात्राएं, मुझसे बातें करने में उसकी बेरुखी, सब कुछ साफ हो गया था। लेकिन उसे इतनी बेशर्मी से बताते सुनना जैसे मैं कोई अजनबी हूं, कुछ और ही था। अच्छा है, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। तुम्हें मुबारक हो, नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। फोन रखने के बाद मैं दीवार के सहारे खिसक कर बैठ गई। दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। उसने फ्लैट बेच दिया? वो फ्लैट जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया था, जिसके लिए मैंने रात रात भर जागकर काम किया था, हर महीने की किश्तों के लिए अपनी ज़रूरतें कम कर दी थीं। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई। आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी, चुनौती की चमक। मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोया और गहरी सांस ली। राजवेंद्र एक बात भूल गया था। 6 महीने पहले की बात है। हमने होम लोन रीफाइनेंस कराया था। बैंक वालों ने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक के नाम पर करा दें तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। राजवेंद्र उन दिनों बहुत व्यस्त था, या वो ऐसा कहता था। उसने कहा, तुम ही सब संभाल लो, मुझे भरोसा है। उसने वो कागजात पढ़े भी नहीं थे, बस इधर उधर देखा और 10 जगहों पर हस्ताक्षर कर दिए। मैंने उससे पूछा भी था, पढ़ना नहीं चाहोगे? और उसने हंसते हुए कहा था, तुम पढ़ लो, मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा। उस शब्द की विडंबना अब समझ में आ रही थी। उस दिन से फ्लैट सिर्फ मेरे नाम पर था। राजवेंद्र को इसकी भनक तक नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि मैं बेवकूफ हूं, जो हर कागज पढ़ती हूं, हर ब्यौरा रखती हूं, हर रसीद संभाल कर रखती हूं। उसकी नजर में यह मेरी कमजोरी थी। आज वही कमजोरी उसकी ताकत बनने वाली थी। उस शाम होटल लौटते हुए मैंने तय कर लिया, अब रोना नहीं है, अब लड़ना है। ये लड़ाई सिर्फ फ्लैट के लिए नहीं थी, ये मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सबसे पहले फोन किया नेहा को, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और वकील। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी, अब सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। हम बचपन से साथ हैं। उसे सारी बात बताई तो वो चौंक गई। उसने फ्लैट बेच दिया बिना तुम्हारी अनुमति के? नेहा की आवाज में हैरानी थी। उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि सब उसके नाम पर है, मैंने कहा। उसे पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर है। नेहा ठहाका मारकर हंसी। तो फिर तो मजा आएगा, सुनीता। यह बिक्री अवैध है, बिल्कुल अवैध। वह ऐसा नहीं कर सकता। और अगर उसने खरीदार से कोई पैसा ले लिया है तो वह धोखाधड़ी के केस में फंस सकता है। धोखाधड़ी, यह शब्द सुनकर मुझे अजीब सा संतोष हुआ। राजवेंद्र, जो हमेशा मुझसे कहता था कि मैं नियमों में रहने वाली इंसान हूं, वह अब धोखाधड़ी के केस में फंस सकता था। अब क्या करना है? मैंने पूछा। पहले हम खरीदार को सूचित करेंगे कि यह बिक्री अवैध है, नेहा ने प्लान बताया। फिर राजवेंद्र को कानूनी नोटिस भेजेंगे। अगर उसने कोई पैसा लिया है तो वो मुश्किल में है।
मैं कल सुबह तक सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। फोन रखने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। राजवेंद्र को लगता है कि उसने मुझे चारों खाने चित कर दिया है। उसे नहीं पता कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। उसकी ये हंसी उस पर भारी पड़ने वाली थी। अगले 2 दिन मैंने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में बिताए। क्लाइंट मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डील्स, लोगों से बात करना, मुस्कुराना, हैंडशेक करना। बाहर से मैं बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कैसे राजवेंद्र को उसकी करनी का फल दूं? कैसे उसे एहसास दिलाऊं कि वह मुझे कम आंकने की बड़ी कीमत चुकाएगा? दूसरे दिन शाम को नेहा का फोन आया। खरीदार से बात कर ली है। वह लोग हैरान हैं। उन्होंने बताया कि राजवेंद्र ने 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए हैं। वह अब उनसे बाकी पैसे मांग रहा है। 5 लाख। उसने 5 लाख रुपए ले लिए थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कितना नीचे गिर सकता है? खरीदार क्या बोले? मैंने पूछा। वह बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि वह राजवेंद्र पर केस करेंगे। मैंने उन्हें समझाया कि अभी हम कानूनी नोटिस भेजते हैं। उन्होंने पूरा सहयोग करने का वादा किया है। जब प्लेन लखनऊ लैंड कर रहा था, मैं तैयार थी। तैयार थी उसका सामना करने के लिए। तैयार थी उसके झूठ तोड़ने के लिए। तैयार थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। खिड़की से बाहर लखनऊ की रोशनियां दिख रही थीं। इस शहर में मैंने प्यार किया, धोखा खाया और अब वापस लड़ने आ रही थी। एयरपोर्ट पर नेहा मिली। उसने मुझे गले लगाया और कहा, तुम बहादुर हो सुनीता, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सीधे उसके ऑफिस गए। वहां उसने मुझे सारी कानूनी प्रक्रिया समझाई। कैसे राजवेंद्र को नोटिस भेजा गया है, कैसे खरीदार ने सौदा रद्द कर दिया है, और अगर राजवेंद्र ने पैसे वापस नहीं किए तो वो धोखाधड़ी के केस में जेल भी जा सकता है। उस रात जब मैं फ्लैट पहुंची तो सन्नाटा था। राजवेंद्र का सामान बिखरा था। उसकी शर्टें कुर्सी पर, उसके जूते दरवाजे पर, उसकी गंदी प्लेटें सिंक में। लेकिन जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। जैसे उसकी मौजूदगी के बावजूद ये जगह अब मेरी हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और अपना सूटकेस अंदर रख दिया। राजवेंद्र कहीं बाहर गया हुआ था। मैंने उसके कमरे में झांका। वहां प्रिया की कुछ चीजें भी थीं। एक लिपस्टिक, एक दुपट्टा, एक परफ्यूम की बोतल। मैंने वे सब इकट्ठा किए और एक बैग में डाल दिया। अब और बर्दाश्त नहीं। अगली शाम राजवेंद्र तूफान की तरह आया। चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा, हाथ में नेहा का भेजा हुआ नोटिस। उसने दरवाजा पटक कर खोला और चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मैं रसोई में चाय बना रही थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। बिल्कुल शांत। चाय पियोगे? चाय? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये क्या है? उसने नोटिस हवा में लहराया। मैंने चाय का कप उठाया और ड्राइंग रूम में आ गई। सोफे पर बैठ गई, पैर पर पैर रख लिया। तुम पढ़ सकते हो, वहीं लिखा है। तुमने एक फ्लैट बेचने की कोशिश की जो तुम्हारा है ही नहीं। क्या मतलब? ये फ्लैट आधा मेरा है। हमने मिलकर लिया था। नहीं राजवेंद्र, मैंने शांति से कहा, बाहें बांधते हुए। ये फ्लैट सिर्फ मेरा है। रजिस्ट्रेशन 6 महीने पहले सिर्फ मेरे नाम पर आ गया था। जो कागज तुमने बिना पढ़े साइन किए थे, याद है? वह सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ थी। क्या बकवास कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं उठी, अलमारी से फाइल निकाली और उसके सामने कॉफी टेबल पर रख दी। खुद देख लो, ये रहा रजिस्ट्रेशन पेपर। तारीख देखो, 6 महीने पहले। और ये देखो, तुम्हारे हस्ताक्षर। तुमने सब कुछ साइन किया था, बिना पढ़े, जैसे हमेशा करते हो। राजवेंद्र ने कागज उठाया। उसकी आंखें लाइन दर लाइन पढ़ती गईं। उसके चेहरे का रंग बदलता गया। पहले लाल, फिर पीला, फिर सफेद। ये तुमने जानबूझकर किया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं हंस पड़ी। सच में मैं हंसी। मैंने तुम्हें धोखा दिया? राजवेंद्र, तुमने कागज पढ़े नहीं। मैंने तुमसे पूछा भी था, याद है? मैंने कहा था पढ़ना नहीं चाहोगे, और तुमने कहा था तुम पढ़ लो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये तुम्हारा भरोसा था या लापरवाही?
वह कुछ नहीं बोला, बस कागज देखता दे। मैंने कहा, तुम फ्लैट नहीं बेच सकते, ये बिक्री अवैध है। खरीदार को सब पता चल गया है और उसने सौदा रद्द कर दिया है। और हाँ, अगर तुमने उनसे 5 लाख रुपए लिए हैं तो वो पैसा वापस करना होगा, वरना धोखाधड़ी का केस बन सकता है। राजवेंद्र का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया। तुम ये नहीं कर सकती। हम 6 साल से साथ हैं। 6 साल, मैंने धीरे से कहा। 6 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे दोस्तों का ख्याल रखा, तुम्हारे माता पिता की सेवा की। और बदले में मुझे क्या मिला? एक फोन कॉल जिसमें तुमने हंसते हुए कहा कि तलाक ले रहा हूं और फ्लैट बेच दिया है। मैं उसके करीब गई। मुझे पता था, राजवेंद्र, मुझे पता था कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक सुविधा थी। एक ऐसी औरत जो तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करे और जब तुम्हें कोई और मिल जाए तो चुपचाप हट जाए। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मैं हटूंगी नहीं। ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी है और मैं इसके लिए लड़ूंगी। राजवेंद्र नीचे बैठ गया, सिर हाथों में छुपा लिया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, प्रिया को पता नहीं था। मैंने उससे कहा था कि फ्लैट मेरा है। उसने पूछा भी था, लेकिन मैंने कहा कि सब ठीक है। तो अब उसे सच पता चल जाएगा, मैंने कहा। वह जान लेगी कि जिस आदमी के साथ वह रहना चाहती है वह झूठा है, धोखेबाज है और अपनी पत्नी को बेघर करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं वह कितने दिन तुम्हारे साथ रहती है। राजवेंद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। सुनीता, प्लीज एक मौका दे, हम बात कर सकते हैं। मैं प्रिया से अलग हो जाऊंगा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। ये वही आदमी था जिसने 2 दिन पहले मुझसे कहा था कि प्रिया उसकी जिंदगी है और मैं पुरानी चीज हूं। और आज वो प्रिया को छोड़ने की बात कर रहा था। तुम्हें पता है राजवेंद्र, मैंने धीरे से कहा, तुम सबसे बड़े झूठे हो जिनसे मैं कभी मिली हूं। तुम ना सिर्फ मुझसे झूठ बोलते हो बल्कि खुद से भी, प्रिया से भी। तुम किसी से सच्चा प्यार नहीं करते, सिर्फ खुद से। और मैं ऐसे आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उठी। तुम यहाँ रह सकते हो कुछ दिन, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें वक्त देना चाहती हूँ अपना ठिकाना ढूंढने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं तुम पर केस कर सकती हूँ, धोखाधड़ी का और झूठे वादों का। तुम चाहो तो अदालत में मिल सकते हैं। राजवेंद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ हार थी। वो धीरे धीरे उठा और अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिनों में राजवेंद्र का गुस्सा हताशा में बदल गया। वो बार बार बात करने की कोशिश करता, कभी गिड़गिड़ाता, कभी धमकाता, कभी रोता। उसके मैसेज आते रहे, सुनीता मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हरकतों ने मुझे सिखा दिया था कि उसके आंसू भी झूठे हैं। नेहा ने पर्दे के पीछे से सब संभाल लिया। खरीदार ने सौदा रद्द कर दिया और राजवेंद्र से अपने पैसे वापस मांगे। राजवेंद्र ने कहा कि पैसे खत्म हो गए हैं, उसने प्रिया पर खर्च कर दिए। अब खरीदार उस पर केस करने की तैयारी में था। एक शाम नेहा मेरे पास आई। हमने राजवेंद्र का सामान बक्सों में भरना शुरू किया। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसकी यादें, हर चीज को बक्से में रखते हुए मुझे लगा जैसे मैं अपने अतीत को बंद कर रही हूं। कैसे ले रहा है ये सब? नेहा ने पूछा, उसकी एक टाई उठाते हुए। ठीक नहीं ले रहा, मैंने कहा। प्रिया उसे छोड़कर चली गई है। खरीदार केस करने वाला है और अब वो अकेला है। अच्छा हुआ, नेहा ने टाई बक्से में फेंक दी। ये तुम्हारी जगह और तुम्हारे वक्त का हकदार नहीं है। कितने साल तुमने उसे संभाला, उसकी हरकतें सही। अब उसे अपनी करनी का फल मिल रहा है। मैंने सिर हिलाया। इतने सालों बाद मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ नेहा है, मेरे साथ मेरा आत्मसम्मान है और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। राजवेंद्र अपनी नई दोस्त प्रिया को लेकर आया। शायद उसने सोचा कि अगर प्रिया मुझसे बात करेगी तो मैं नरम पड़ जाऊंगी। उसे नहीं पता था कि मैं अब वो सुनीता नहीं रही जो कभी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर कागज देख रही थी। दरवाजे की घंटी बजी।
खोला तो सामने राजवेंद्र और प्रिया। प्रिया ने घर में घुसते ही चारों तरफ देखा। उसका हाथ राजवेंद्र की बाह में था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। तो ये है तुम्हारा फ्लैट? उसने राजवेंद्र से कहा। बहुत अच्छा है, हम यहीं रहेंगे। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और अंदर चली गई। वे दोनों अंदर आए। प्रिया सोफे पर बैठ गई जैसे ये उसका घर हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराई। तुम सुनीता हो? राजवेंद्र ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम समझदार औरत लगती हो। उम्मीद है हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। राजवेंद्र और मैं साथ रहना चाहते हैं। तुम कहीं और रह सकती हो ना? मैं खड़ी हो गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन हौसला बुलंद था। बेशक तुम साथ रह सकते हो, लेकिन यहां नहीं। प्रिया का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ये फ्लैट मेरा है। राजवेंद्र ने तुमसे झूठ बोला। उसने कहा होगा कि ये उसका है, लेकिन असलियत ये है कि रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर है। वो यहाँ सिर्फ मेरी मेहरबानी से रह रहा है, और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। प्रिया ने राजवेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये क्या है राजवेंद्र? तुमने कहा था कि फ्लैट तुम्हारा है। राजवेंद्र ने हाथ जोड़ लिए। प्रिया, मैं समझाता हूं, ये पेचीदा मामला है। पेचीदा कुछ नहीं है, मैंने बीच में कहा। राजवेंद्र ने तुमसे झूठ बोला, जैसे मुझसे बोला वैसे तुमसे भी। वो झूठा है, धोखेबाज है, और अब वो धोखाधड़ी के केस में जेल भी जा सकता है। क्या तुम ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो? प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठी, अपना पर्स उठाया। तुमने मुझसे ये सब छुपाया? उसकी आवाज कांप रही थी। प्रिया सुन। राजवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। हाथ मत लगाओ मुझे, प्रिया चीखी। तुमने मेरे साथ भी वही किया जो इसके साथ किया। झूठ बोला, धोखा दिया। मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राजवेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। दरवाजा जोर से पटका और वह चली गई। राजवेंद्र वहीं खड़ा रह गया, सन्न। उसकी आंखों में सदमा था। मैंने उसे देखा और मुझे उस पर तरस आया, एक पल के लिए। लगता है अकेले पड़ गए, मैंने कहा। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। राजवेंद्र ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, हार थी, और कुछ और भी था, शायद एहसास। शायद उसे पहली बार समझ में आया कि उसने क्या खोया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मुझे तबाह कर दिया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने? राजवेंद्र, तुमने खुद को तबाह किया। मैंने तो बस अपनी रक्षा की। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। आखिरकार ये सब खत्म हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में सन्नाटा था। राजवेंद्र का कमरा खाली था, उसका सामान भी नहीं था। वह रात भर में ही सब समेट कर चला गया था। मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। सुनीता, मैं जा रहा हूं। तुम सही थी। मैंने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद की। प्रिया चली गई, पैसे खत्म हो गए। अब खरीदार मुझ पर केस करने वाला है। मैंने सोचा था कि मैं बहुत चालाक हूं, लेकिन असल में मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था। तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी नहीं मांग सकता, लेकिन इतना जान लो कि मुझे एहसास हो गया है कि तुम कितनी कीमती थी और मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह खो दिया। राजवेंद्र। चिट्ठी पढ़कर मुझे अजीब लगा। कोई खुशी नहीं हुई, कोई गर्व नहीं हुआ, बस एक खालीपन था। 6 साल की जिंदगी, 6 साल के रिश्ते का ये अंत था। एक चिट्ठी और कुछ बक्से। मैंने चिट्ठी मोड़ कर रख दी। उसे फेंकने का मन नहीं हुआ, लेकिन संभाल कर रखने का भी नहीं। शायद कभी पढ़ूं, शायद नहीं। उस दिन मैंने घर की सफाई शुरू की। राजवेंद्र की हर निशानी को हटाना चाहती थी। उसकी पसंद के पर्दे, उसके लिए खरीदे गए तकिए, वह टेबल लैंप जो उसे बहुत पसंद था।
सब कुछ इकट्ठा किया और एक कोने में रख दिया। कबाड़ी वाले को बुलाना था। दोपहर को नेहा आई। उसने चिट्ठी पढ़ी और कहा, अब एहसास हुआ ना, बहुत देर कर दी। हाँ, मैंने कहा, लेकिन कम से कम एहसास तो हुआ। कई लोगों को जिंदगी भर नहीं होता। तुम बहुत दयालु हो सुनीता, नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे माफ नहीं करती। मैं भी नहीं कर रही, बस समझ रही हूं, फर्क है। अगले कुछ हफ्तों में मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाना शुरू किया। पहले तो घर में वो सन्नाटा डराता था। राजवेंद्र की आदत थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बजाता रहता था, टीवी या म्यूजिक। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी, जिसकी आदत डालने में मुझे वक्त लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे उस शांति से प्यार हो गया। सुबह उठना, अपने लिए चाय बनाना, खिड़की खोलकर बैठना और बिना किसी से बात किए अपनी दुनिया में खो जाना, ये सब इतना अलग था, इतना सुकून भरा। मैंने फ्लैट में थोड़ा बदलाव करने का सोचा। कुछ दीवारों का रंग बदलवाया, नए पर्दे लगवाए, कुछ पौधे लाए। हर बदलाव के साथ मुझे लगता कि मैं उस आदमी की यादों को मिटा रही हूं, जिसने मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द दिया। एक दिन जब मैं बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में एक लड़का मिला। वो सड़क किनारे बैठा पेंटिंग बेच रहा था। उसकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर थीं। रंग बिरंगे फूल, सूरज डूबता हुआ, बारिश में भीगती जमीन। मैं रुक गई और देखने लगी। दीदी, कोई पेंटिंग पसंद आई? उसने पूछा। मैंने एक पेंटिंग उठाई। उसमें एक औरत अकेली खड़ी थी, समंदर किनारे, और सूरज डूब रहा था। अकेली, लेकिन उदास नहीं, बल्कि शांत, आत्मनिर्भर। ये कितनी है? मैंने पूछा। 500 रुपए दीदी, मैंने खुद बनाई है। मैंने वो पेंटिंग खरीद ली। घर लाकर उसे लिविंग रूम में लगाया। अब जब भी उसे देखती, मुझे खुद वैसी ही लगती, अकेली, लेकिन शांत और आत्मनिर्भर। उन दिनों नेहा अक्सर मुझसे मिलने आती। एक शाम हम छत पर बैठे चाय पी रहे थे, तो उसने पूछा, सुनीता, क्या तुमने सोचा है आगे क्या करोगी? मतलब? मतलब क्या तुम यहीं रहोगी, इसी शहर में, इसी फ्लैट में? मैंने चारों तरफ देखा। लखनऊ का सूरज डूब रहा था। नीचे गलियों में रोशनियां जलने लगी थीं। कहीं आरती की आवाज आ रही थी, कहीं बच्चों की हंसी। ये शहर मेरा था। मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, यहीं शादी हुई, यहीं टूटी, और अब यहीं फिर से खड़ी हो रही थी। हाँ, मैंने कहा, मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा शहर है। राजवेंद्र इस शहर से बड़ा नहीं है। नेहा मुस्कुराई। यही तो सुनना चाहता था। तुम मजबूत हो सुनीता, बहुत मजबूत। लेकिन जिंदगी ने मुझे और परीक्षा लेनी थी। एक दिन मुझे एक फोन आया। अनजान नंबर था। उठाया तो आवाज आई, सुनीता जी। हाँ, बोलिए। मैं प्रिया बोल रही हूँ। राजवेंद्र की आप जानती हैं? मैं चौंक गई। प्रिया? उसे मेरे पास फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ, बताइए। मैं मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बात करनी है। प्लीज, बस एक बार। मैं कुछ देर चुप रही, फिर कहा, ठीक है, कल शाम कोठी रेस्टोरेंट में, 4 बजे। अगले दिन मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो प्रिया पहले से बैठी थी। वो बहुत बदली हुई लग रही थी। वो घमंडी, आत्मविश्वासी औरत नहीं थी जो मेरे घर आई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में थकान। बैठिए, उसने धीमी आवाज में कहा। आने के लिए शुक्रिया। मैं बैठ गई। वेटर आया, हमने कॉफी ऑर्डर की। क्या बात है? मैंने पूछा। प्रिया ने गहरी सांस ली। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैंने आपके घर आकर बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुझे पता नहीं था। राजवेंद्र ने मुझे सच नहीं बताया था। मुझे पता है, मैंने कहा। उसने तुमसे झूठ बोला, जैसे मुझसे बोलता था। हाँ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा था कि तुम अलग होना चाहती हो, कि तलाक हो रहा है, कि फ्लैट उसका है। मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा, मैं बेवकूफ थी। मैं चुप रही। कॉफी आई, लेकिन किसी ने नहीं पी। वो अब कहाँ है? मैंने पूछा।
पता नहीं, प्रिया ने कहा। उस दिन तुम्हारे घर के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। उसने बहुत फ़ोन किए, बहुत मैसेज किए, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर एक दिन उसका फ़ोन बंद आने लगा। तब से कोई पता नहीं। और तुम? मैं? प्रिया ने मेरी तरफ देखा। मैं अपने माता-पिता के पास लौट आई। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अब एक छोटी-सी नौकरी कर रही हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं है। मैंने उसे देखा। वो बहुत छोटी थी, शायद 25-26 की। उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, लेकिन राजवेंद्र ने उसे भी तोड़ कर रख दिया था। तुम ठीक हो जाओगी, मैंने कहा। वक्त लगता है, लेकिन सब ठीक हो जाता है। प्रिया मुस्कुराई, आंसुओं के बीच एक कमजोर मुस्कान। आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपकी जगह होती तो शायद मुझसे बात भी ना करती। बात कर लेने से क्या बिगड़ता है, मैंने कहा। हम दोनों ने एक ही आदमी को पहचाना, एक ही आदमी से धोखा खाया। इसलिए हम दुश्मन नहीं, एक ही नाव के सवार हैं। प्रिया थोड़ा हंसी। आप सही कह रही हैं। हम कुछ देर बैठे बातें करते रहे। उसने बताया कि राजवेंद्र उससे कैसे मिला, क्या-क्या वादे किए, बहुत आलीशान जिंदगी का सपना दिखाया था, शादी का वादा किया था, और अब वो सब धूल में मिल गया। एक बात पूछूं, मैंने कहा। हाँ, तुम्हें राजवेंद्र से सच में प्यार था? प्रिया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता। शायद उस आदमी से प्यार था जो मुझे दिखा था, लेकिन असली राजवेंद्र से नहीं। उसे तो मैं जानती ही नहीं थी। तो फिर ठीक है, मैंने उसका हाथ थामा, क्योंकि असली राजवेंद्र से प्यार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वह रो पड़ी, रोते हुए बोली, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन जो मैंने आपसे कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया, मैंने कहा। अब आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो, और याद रखना, किसी आदमी के लिए अपनी इज्जत मत गिराना। इज्जत ही सब कुछ है। उस दिन के बाद प्रिया और मैं कभी-कभी फोन पर बात कर लेते थे। वह अच्छी लड़की थी, बस राजवेंद्र जैसे शैतान ने उसे भी बहका लिया था। मुझे उससे कोई नफरत नहीं थी। नफरत तो सिर्फ राजवेंद्र से थी, और वो भी अब धीरे-धीरे कम हो रही थी। 1 महीना बीत गया। राजवेंद्र का कोई पता नहीं था। खरीदार ने उस पर केस कर दिया था, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन वो गायब था। शायद शहर छोड़कर भाग गया था, या शायद कहीं और। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। नौकरी में प्रमोशन हो गया था। अब मैं सीनियर मैनेजर थी, टीम लीड करती थी। ऑफिस में सब मेरा सम्मान करते थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ राजवेंद्र की पत्नी नहीं हूं, मैं सुनीता हूं। एक सफल प्रोफेशनल, एक मजबूत औरत, एक अच्छी इंसान। एक शाम ऑफिस से लौटी तो घर के बाहर एक कार खड़ी थी। अंदर गई तो देखा, मेरे माता-पिता बैठे थे, पापा और मम्मी। मैं चौंक गई। पापा, मम्मी, आप कैसे? मैंने दौड़कर उन्हें गले लगाया। मम्मी रो रही थी। बेटा, हमें सब पता चल गया, नेहा ने बताया। तू अकेले कैसे संभाल रही है इतना सब? मम्मी, मैं ठीक हूँ, मैंने उन्हें समझाया। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा चुप थे। उन्होंने घर को देखा, नई पेंटिंग देखी, नए पर्दे देखे, फिर बोले, बहुत सुंदर है बेटा, तूने अच्छा किया। पापा, आप नाराज नहीं हैं? किस बात पर? पापा ने कहा। उस बदमाश ने तेरे साथ जो किया, उस पर नाराज हूं, लेकिन तुझ पर नहीं। तूने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, हमें तुझ पर गर्व है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों से जो रुलाई अंदर दबी थी, सब निकल गई। पापा की गोद में सिर रखकर रोई, जैसे बचपन में रोती थी। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, पापा ने पीठ थपथपाई। अब और अकेले नहीं रहना, मम्मी ने कहा। हमारे साथ चल, कुछ दिन हमारे पास रह। नहीं मम्मी, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे यहाँ रहना है, ये मेरा घर है। मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, अब भागूंगी नहीं। पापा ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे, कुछ दिन, तेरे साथ। वे 10 दिन रहे। उन 10 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। मम्मी ने मेरे लिए मेरे पसंद के पकवान बनाए। पापा ने सुबह मेरे साथ चाय पी, शाम को मेरे साथ घूमने गए। हमने बहुत बातें की।
बहुत यादें ताज़ा की। मैं फिर से बच्ची बन गई थी। एक शाम पापा ने पूछा, बेटा, अब आगे क्या सोचा है? आगे? हाँ, आगे। शादी, रिश्ते, कोई प्लान? मैं हंसी। पापा, अभी तो ये सब सोचना जल्दी है। जल्दी नहीं है बेटा, पापा ने कहा, लेकिन सोचना जरूरी है। जिंदगी रुकती नहीं। तू अभी छोटी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी अच्छे इंसान से मिले तो। पापा, मैं फिलहाल अकेले खुश हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। किसी और के बनाए सांचे में ढलने की जरूरत नहीं। पापा चुप रहे, फिर बोले, तू बड़ी हो गई है बेटा। तुझसे ज्यादा समझदार तो हम हैं नहीं। जो तुझे ठीक लगे कर। उनके जाने के बाद मैं फिर से अकेली हो गई। लेकिन इस बार अकेलापन डराता नहीं था। ये मेरा अपना चुना हुआ अकेलापन था और इसमें मुझे सुकून मिलता था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक आदमी खड़ा है। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन करीब आने पर पहचान गई। ये वही खरीदार था जिसने राजवेंद्र से फ्लैट खरीदने की कोशिश की थी। सुनीता जी, उसने पूछा। हाँ, बताइए। मैं राकेश गुप्ता। मैं आपसे मिलना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर आइए। वह अंदर आया, चारों तरफ देखा, फिर बोला, मैं माफ़ी मांगने आया था, उस सौदे के लिए। मुझे नहीं पता था कि राजवेंद्र ने आपके साथ ऐसा किया है। ये आपकी गलती नहीं थी, मैंने कहा। आपने अच्छे विश्वास से सौदा किया था। फिर भी, उसने कहा, मैंने उसे 5 लाख एडवांस दे दिए थे। वो पैसे डूब गए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हल्के में बच गया। अगर सौदा पक्का हो जाता तो बाद में और बड़ी मुसीबत होती। वो पैसे वापस नहीं मिले? नहीं, राकेश ने सिर हिलाया। राजवेंद्र गायब है। पुलिस ने केस बंद कर दिया है। अब उम्मीद नहीं है। मुझे बुरा लगा। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे खेद है, मैंने कहा। आपको खेद की क्या जरूरत? राकेश ने कहा। आप तो खुद उसका शिकार हैं। मैं तो बस आपको बताना चाहता था कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और अगर कभी कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। वो चला गया। मैं सोच में पड़ गई। राजवेंद्र ने कितने लोगों का नुकसान किया था। मेरा, प्रिया का, राकेश का और शायद और भी कई लोगों का। वो कितना स्वार्थी था, कितना बेरहम। उस रात सोते सोते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। राजवेंद्र कहाँ है? क्या वो सच में शहर छोड़कर भाग गया है या कहीं छिपा बैठा है? और क्या वो कभी वापस आएगा? मुझे बेचैनी हुई, क्योंकि राजवेंद्र को मैं जानती थी। वो हार मानने वाला आदमी नहीं था। वो बदला लेने वाला आदमी था। राजवेंद्र के जाने के बाद मैं फ्लैट लौट आई। इस बार घर में एक अलग ही सन्नाटा था। जीत की खुशी थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी बेचैनी भी। उसकी आखिरी बात, ये आखिरी लड़ाई नहीं है, मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ दिन शांति से बीते। मैंने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया, दोस्तों से मिली और घर को और भी सुंदर बनाया। लेकिन हर रात जब अंधेरा होता, मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है, परछाइयों में, खिड़कियों के बाहर। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा डर है, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिलती थी। एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। कोई आवाज थी, दरवाजे की तरफ से। मैं चुपचाप उठी, दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे के पास गई तो देखा चिटखनी हिल रही थी। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और रसोई से चाकू उठा लिया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। पुलिस आई, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने कहा, शायद आपका वहम था। लेकिन मुझे पता था, यह वहम नहीं था। राजवेंद्र कहीं न कहीं था और वो वापस आएगा। अगले दिन मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, दरवाजे पर, खिड़कियों पर, हर जगह। नेहा ने कहा, तुम डर रही हो? हाँ, मैंने सच कहा। राजवेंद्र पागल हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ दिन और बीते। एक शाम जब मैं दफ्तर से लौटी तो दरवाजा खुला था। मैंने धक्का दिया और अंदर गई। सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरी पेंटिंग्स फटी हुई थी।
सोफा कटा हुआ था और दीवारों पर लिखा था, यह तुम्हारा अंत है। मैं सन्न रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। उन्होंने एफआईआर दर्ज की, लेकिन राजवेंद्र का कहीं पता नहीं था। उस रात मैं नेहा के घर रही। तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती, उसने कहा, जब तक राजवेंद्र पकड़ा नहीं जाता। मैंने सिर हिलाया। अगले कुछ हफ्ते मैं नेहा के घर रही। पुलिस राजवेंद्र को ढूंढ रही थी, लेकिन वो गायब था। कहीं पता नहीं चल रहा था। एक दिन मुझे एक फोन आया। अनजान नंबर था। सुनीता, आवाज राजवेंद्र की थी। तुम सोचती हो मैं हार गया? तुम गलत हो। मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। फोन कट गया। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हुआ। वो बहुत चालाक था। 1 महीना बीता। पुलिस ने हार माननी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हो सकता है वो शहर छोड़कर भाग गया हो। लेकिन मुझे पता था वो कहीं न कहीं है। मैं उसे जानती थी। वो बदला लिए बिना नहीं मानेगा। एक रात मैं नेहा के घर वापस आ रही थी। अंधेरी गली में अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उससे 3 आदमी निकले। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गाड़ी में डाल दिया। मैं चिल्लाई, लेकिन गली सुनसान थी। किसी ने नहीं सुना। गाड़ी तेजी से भागी। मैं घबरा गई थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। काफी देर बाद गाड़ी रुकी। मुझे एक जगह ले जाया गया। पट्टी खोली गई तो सामने राजवेंद्र खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सुनीता, उसने कहा, फिर मिले। मैंने कहा था ना, ये आखिरी लड़ाई नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा। एक पुराना गोदाम था, सुनसान। कोई नहीं था सिवाय राजवेंद्र और उसके 3 आदमियों के। क्या चाहते हो तुम? मैंने पूछा। आवाज में डर था, लेकिन हिम्मत भी। क्या चाहिए? राजवेंद्र हंसा। मैं वो सब चाहता हूं जो तुमने मुझसे छीना। फ्लैट, पैसे और तुम्हारी जान। वो करीब आया। मैंने उसकी आंखों में पागलपन देखा। वो आदमी नहीं था जिससे मैंने शादी की थी। वो एक राक्षस बन चुका था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने चिल्लाकर कहा। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। प्रिया ने मुझे छोड़ दिया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं सड़कों पर आ गया हूं। और तुम मेरे फ्लैट में बैठी हो, आराम से जिंदगी जी रही हो। तेरा फ्लैट? मैंने कहा। राजवेंद्र, वो फ्लैट कभी तेरा नहीं था। तूने कभी उसकी एक किश्त नहीं भरी। मैंने हर महीने ईएमआई दी। मैंने डाउन पेमेंट के लिए अपने गहने बेचे। मैंने रात रात भर जागकर काम किया। तू सिर्फ रहने आया था और तूने मुझे धोखा दिया। राजवेंद्र ने एक चाकू निकाला। उसकी आंखों में खून था। बहुत बड़ी बातें मत कर। आज तेरी जान मेरे हाथ में है। मेरा दिल बैठ गया। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। मेरे फोन में एक ट्रैकर था जो नेहा के पास था। मैंने उसे बताया था कि अगर कुछ होता है तो वो मुझे ढूंढ सकती है। राजवेंद्र चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी दरवाजा टूटा। पुलिस अंदर आ गई। नेहा उनके साथ थी। राजवेंद्र चिल्लाया, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में नफरत थी, लेकिन हार भी। नेहा ने मुझे गले लगा लिया। मैंने ट्रैकर देखा, उसने कहा। जब तुम वक्त पर नहीं पहुंची तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उस रात अस्पताल में कटी। मैं बच गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुकी थी। राजवेंद्र ने मुझे जीते जी मार डाला था, लेकिन मैंने फैसला किया, उसे मुझे और कमजोर नहीं बनाने दूंगी। अगले कुछ हफ्तों में राजवेंद्र पर केस चला। उसके सारे जुर्म साबित हो गए। उसे उम्र कैद की सजा हुई। जब फैसला सुनाया गया तो कोर्टरूम में मैं खड़ी थी। राजवेंद्र ने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। बस एक सवाल था, क्यों? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद अपना रास्ता चुना था और अब उसे उसका अंजाम भुगतना था। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं लखनऊ छोड़ दूंगी। ये शहर अब मेरे लिए सिर्फ दर्द की यादें लिए हुए था। मैंने फ्लैट बेच दिया और दिल्ली जाने का फैसला किया। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी।
जाने से पहले मैं आखिरी बार फ्लैट में खड़ी हुई। ये वही जगह थी जहाँ मैंने सालों बिताए थे, जहाँ मैंने प्यार किया था, जहाँ मैंने धोखा खाया था और जहाँ से मैंने वापसी की थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल्ली में नई नौकरी, नए दोस्त, नई जिंदगी। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं अब और मजबूत हो गई हूँ। राजवेंद्र ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मैंने खुद को फिर से बनाया और इस बार पहले से बेहतर। एक दिन दिल्ली की किसी कॉफी शॉप में बैठी, मैंने सोचा कि अगर राजवेंद्र ने वो फोन नहीं किया होता, तो आज मैं कहाँ होती? उसी फ्लैट में, उसी उदास जिंदगी में, किसी ऐसे आदमी के साथ जो मुझे कभी प्यार नहीं करता था। उस फोन ने मुझे तोड़ा, लेकिन साथ ही मुझे आजाद भी कर दिया। आज मैं जहां हूं, वहां खुश हूं, अपनी शर्तों पर, अपने फैसलों से। और जब भी कभी कोई मुश्किल आती है, मैं उस रात को याद करती हूँ, जब मैंने तय किया कि मैं हारूंगी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये हर उस औरत की कहानी है जिसने कभी धोखा खाया, जिसे कभी कमज़ोर समझा गया, जिसकी आवाज़ को कभी दबाया गया। ये कहानी उन सब के लिए है जिन्होंने हार मानने से पहले एक बार और लड़ने का फैसला किया। मैं आज भी सोचती हूँ, काश उस दिन राजवेंद्र का फ़ोन नहीं आया होता। लेकिन फिर सोचती हूँ, शायद वो फ़ोन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत था। उस फ़ोन ने मुझे हिला दिया, तोड़ दिया, लेकिन फिर से खड़ा भी कर दिया। और आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ उस फ़ोन के बिना नहीं पहुँच सकती थी। तो अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर लग रहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। और हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है। बस हिम्मत मत हारिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या फिर किसी और शहर से। आपको प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचा पाते हैं। और हाँ, अगली कहानी के लिए बने रहिए। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और हाँ, कभी किसी को ये मत समझिए कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि आप नहीं हैं। आप ताकत हैं, आप हिम्मत हैं, आप एक उड़ान हैं। नमस्ते।